हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। गुरुकुल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, हम आज फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है संज्ञा। बच्चों, संज्ञा के बारे में हम आज जो है कुछ जानेंगे। देखिए, इस संसार में जितने भी सजीव या निर्जीव जो भी प्राणी हैं, चाहे कोई सजीव है चाहे कोई निर्जीव है, हर व्यक्ति का, हर प्राणी का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे आप बच्चों के नाम होते हैं, मोहन है, सोहन है, राकेश है। कोई जैसे हम जो है भारत में रहते हैं, भारत, अमेरिका, जापान, चीन इत्यादि। यानी हर प्राणी का, हर वस्तु का, हर स्थान का कोई ना कोई नाम होता है बच्चों। यही नाम क्या है? संज्ञा। देखिए, संज्ञा शब्द के यदि हम प्राय की बात करें तो संज्ञा का प्राय है नाम। संज्ञा का पर्याय है नाम। यानी बच्चों, संज्ञा को हम नाम भी कहते हैं। संज्ञा को क्या कहते हैं? नाम। संज्ञा का जो प्राय है वो नाम है, इसलिए संज्ञा को हम जो है नाम भी कहते हैं। बच्चों, संज्ञा शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है। देखिए, सम धन ज्ञान। संज्ञा शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है। सम धन ज्ञान। सम मीन्स सम्यक, ज्ञान मीन्स जानकारी। अर्थात क्या होता है बच्चों? सम धन ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान कराने वाला। देखिए, अर्थ है संज्ञा का। यदि हम अर्थ की बात करें, अर्थ सम्यक ज्ञान कराने वाला। ठीक है बच्चों। यानी सम मीन्स सम्यक, ज्ञान मीन्स जानकारी या कराने वाला। अर्थात संज्ञा का अर्थ हुआ सम्यक ज्ञान कराने वाला या पूरी जानकारी देने वाला। पूरी जानकारी, पूरी जानकारी देने वाला या सही जानकारी देने वाला। सही जानकारी देने वाला, देने वाला। ठीक है बच्चों। यानी संज्ञा क्या है? संज्ञा दो शब्दों के मेल से बनी है। सम धन ज्ञान। सम सम्यक ज्ञान मीन्स कराने वाला या पूरी जानकारी देने वाला, सही जानकारी देने वाला। इसलिए संज्ञा का अर्थ हुआ, यानी जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के बारे में जो है सम्यक जानकारी मिलती है या उसकी सही जानकारी मिलती है, वही संज्ञा कहलाती है। बच्चों, इसकी परिभाषा, यानी संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा की परिभाषा, यानी संज्ञा कहते किसे हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु
स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध, बोध होता है जानकारी, भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, हिमालय, गंगा, हिमालय, गंगा, मेज, मिठास इत्यादि। देखो बच्चों, मैंने कहा है कि सबसे पहले हमने संज्ञा के अर्थ के बारे में देखा, अब हमने संज्ञा की परिभाषा के बारे में देखा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। मोहन भी किसी व्यक्ति का नाम है। हिमालय क्या है? एक पर्वत का नाम है। गंगा नदी का नाम है। मेज हमारी एक वस्तु है। मिठास यानी भाव का बोध हो रहा है। इस प्रकार से संज्ञा क्या है? जिन शब्दों के माध्यम से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है या उसकी जानकारी मिलती है या उसकी सही नॉलेज हमें होती है, वही संज्ञा कहलाती है। उसके बाद बच्चों, यदि हम बात करें संज्ञा के प्रकार, देखिए संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार या भेद। संज्ञा के भेदों के बारे में जब भी हम जानते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि अनेक बुकों में या अनेक व्यक्तियों के द्वारा संज्ञा के अलग अलग भेद जो हैं बताए जाते हैं। कुछ व्यक्ति संज्ञा के 3 भेद मानते हैं, कुछ जो है 5 भेद मानते हैं। देखिए बच्चों, संज्ञा के मुख्यतः, मैंने क्या कहा है? मुख्यतः यानी मूल रूप से, यानी पदों की प्रधानता के आधार पर। किसकी प्रधानता के आधार पर? पदों की। यदि हम पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की यदि हम पदों की प्रधानता के आधार पर संज्ञा के भेदों को देखें तो संज्ञा के 3 भेद, संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके बाद यदि हम व्याकरणिक दृष्टि से व्याकरणिक दृष्टि से या अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के भेद, यदि हम व्याकरणिक दृष्टि से या अर्थ की दृष्टि से देखें तो संज्ञा के जो है 5 भेद हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार भी
हमारे संज्ञा के 5 भेद हैं। सबसे पहले देखो, यहां पर चार्ट बना रहे हैं हम संज्ञा के भेद। फर्स्ट है संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बच्चों देखो, हमने पहले पढ़े थे कि पदों की प्रधानता के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं व्याकरणिक दृष्टि से या अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। तो 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। उसके बाद हमारे 2 भेद और हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मीन्स क्या है? फर्स्ट है इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। बच्चों जातिवाचक संज्ञा हमारा मूल भेद है, लेकिन द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। क्या है? उपभेद। यानी ये दोनों समूहवाचक और द्रव्यवाचक हमारे जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। मुख्य रूप से 3 हैं, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से हमारे जो है 5 भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि संज्ञा के जो है 5 भेद हैं। उसके बाद बच्चों हम यदि इन भेदों पर जो है विस्तार से अब चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता बच्चों हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने क्या कहा है? किसी विशेष व्यक्ति, यानी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जो प्रसिद्ध, विशेष मीन्स जो प्रसिद्ध है, उसके बारे में पता चलता है, तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है, तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, महात्मा गांधी
गांधी। महात्मा गांधी, कोई नाम भी हो सकता है, राम। गंगा, राम, गंगा। भारत, जापान इत्यादि। यानी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जब हमें जानकारी मिलती है तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वाक्य में प्रयोग करके, हिमालय, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। इसमें हिमालय एक पर्वत का नाम है, मुख्य है, सभी जानते हैं कि हिमालय विशेष है। भारत हमारे देश का नाम है, ठीक है। हिमालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर में। यानी हिमालय एक निश्चित स्थान की जानकारी हमें मिल रही है कि हिमालय जो है भारत के उत्तर में स्थित है। इससे हमें एक निश्चित स्थान की यानी पूरी जानकारी मिली कि हिमालय कहां पर स्थित है। हिमालय जो है भारत के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट, ताजमहल आगरा में स्थित है। अब बच्चों देखिए, ताजमहल कहां पर स्थित है? आगरा में। एक निश्चित स्थान, ताजमहल मुख्य है। इस प्रकार से अन्य एग्जाम्पल आप, जैसे मोहन तुम दिल्ली जा रहे हो। मोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। दिल्ली क्या है? एक स्थान का नाम है, ठीक है। उसके बाद मोहन खेलता है या सोहन खेलता है। मोहन एक व्यक्ति विशेष है। यानी जहां पर हमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष स्थान के बारे में या विशेष भाव के बारे में जानकारी प्राप्त होगी तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। बच्चों देखिए, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से हमें समस्त होता है संपूर्ण। जिन संज्ञा शब्दों से हमें समस्त या संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, हमने पहले में एक व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ा था। अब क्या है, इसके अंदर हमें पूरी जाति का बोध होगा। जैसे गाय शब्द है, गाय, जैसे गाय, आपने गाय देखा होगा कि गाय जो है अनेक प्रकार की होती हैं, जिसको हम देसी गाय भी कहते हैं या अमेरिकन इत्यादि। अलग अलग जो है नस्ल की गायें जो है होती हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा शब्द है, बच्चा शब्द है या लड़का शब्द है। इन सब से क्या है, यानी हमें पूरी जाति का बोध हो रहा है। दोबारा से देखें, व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही थी। इसके अंदर जातिवाचक के अंदर हमें समस्त यानी जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के बारे में उसकी पूरी जाति का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, घोड़ा, बच्चा, लड़का इत्यादि। अब बच्चों देखिए,
एग्जाम्पल इसके, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, यानी घोड़े की पूरी जाति का बोध हो रहा है। घोड़े जो है, यानी घोड़ा जो है पूरा तेज दौड़ रहा है। हमारी कक्षा में 20 छात्र हैं, 20 छात्र हैं। देखिए कक्षा में 20 छात्र हैं, छात्र के अंदर छात्राएं भी हो सकती हैं, यानी पूरी जाति का बोध हो रहा है। कक्षा क्या है, लड़के भी बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं, हम उसको कक्षा बोलेंगे। ऐसा तो नहीं कि लड़कियां बैठी हैं तो उसको हम कक्षा नहीं बोलेंगे, या लड़के अकेले लड़के बैठे हैं तो उसको कक्षा नहीं बोलेंगे, यानी उसको कक्षा बोलेंगे। पूरी जाति का बोध हो रहा है। उसके बाद जैसे मोहन ने कपड़े खरीदे, अब किस प्रकार के कपड़े खरीदे, रेशमी कपड़े खरीदे, सूती कपड़े खरीदे, मखमली कपड़े खरीदे, किस प्रकार के खरीदे, यानी पूरे कपड़े जाति का बोध हो रहा है। यानी जिससे हमें समस्त जाति का बोध होगा उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे फर्स्ट व्यक्तिवाचक जातिवाचक। उसके बाद आता है हमारा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा के बारे में बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इससे पहले हम हमारे जो 2 वेद हैं जातिवाचक संज्ञा के, कौन कौन से हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, उनको जानेंगे। देखिए द्रव्यवाचक और समूहवाचक। सबसे पहले द्रव्यवाचक और समूहवाचक मैंने पहले बताया किस प्रकार के भेद हैं, उपभेद किसके हैं, जातिवाचक संज्ञा के। देखिए अब फर्स्ट क्या लिख रहा हूं मैं, क्योंकि इसका उपभेद है ना क्या, यानी द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्य यानी जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी द्रव्य पदार्थ या वस्तु, जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी द्रव्य पदार्थ वस्तु या धातु इत्यादि का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यानी पेय पदार्थ जिनको पिया जाता है, जिनको हम गिन नहीं सकते। द्रव्यवाचक के लिए मैं एक बात आपको नोट करने के लिए बता दूं कि द्रव्यवाचक जो भी हमारी संज्ञा होती है उसको गिना नहीं जा सकता, यानी ये अगणनीय हैं, इनको गिना नहीं जा सकता, इनकी गणना नहीं की जा सकती, ये सदा एक वचन में आते हैं। देखो मैंने 2 बातें बताई हैं, क्या है, इनकी जो है क्या नहीं की जा सकती, द्रव्यवाचक संज्ञा की गणना जो है नहीं की जा सकती, गणना नहीं की जा सकती। सेकंड बताया है ये हमेशा किस में आएंगी, एक वचन में। यहां लिख रहा हूं ये हमेशा एक वचन में, ठीक है, ये हमेशा एक वचन में आएंगे, इनकी गणना नहीं की जा सकती। देखो जैसे हम घी है, घी तेल सोना, गेहूं चावल इत्यादि। बच्चों इनकी हम गणना नहीं कर सकते, इनको केवल माप या तोल सकते हैं। जैसे मापेंगे कैसे, लीटर में या तोल सकते हैं किलो में, ठीक है ना। इसलिए इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जिन संज्ञा शब्दों की जो है गणना नहीं की जा सकती उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
मुझे दूध अच्छा लगता है। मुझे दूध अच्छा लगता है। इसमें दूध शब्द क्या है? काउंट कर सकते हैं हम दूध को? नहीं, इसलिए इसको हम माप सकते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर इत्यादि। जैसे नेक्स्ट है, आपने चीनी क्या भाव दी, यानी चीनी का भाव पूछा गया है। और चीनी शब्द क्या है? उसको भी हम जो काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उसके छोटे छोटे कण हो सकते हैं। नेक्स्ट, पानी व्यर्थ मत बहाओ। पानी व्यर्थ मत बहाओ। अब इसमें पानी शब्द क्या है? पानी को भी हम जो है माप सकते हैं, गिन नहीं सकते। ठीक है बच्चों, यानी ये थी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। कहते किसे थे? जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी द्रव्य, पदार्थ, वस्तु इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, गेहूं, चावल इत्यादि। नोट, हमारी जो मुख्य बात आई थी, इसकी गणना नहीं की जा सकती, ये हमेशा एक वचन में होते हैं। ठीक है, इत्यादि। अब आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। बच्चों देखिए, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी समूह का बोध होता है या किसी समुदाय का बोध होता है। यानी जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस शब्द है, पुलिस यानी पूरी पुलिस जाति का बोध हो रहा है। सेना, पुलिस, सेना, भीड़, जत्था इत्यादि। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें पुलिस, सेना, भीड़, जत्था पूरी की पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसे जो है हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रास्ते में बहुत भीड़ थी। रास्ते में बहुत भीड़, रास्ते में बहुत भीड़ थी। इसमें रास्ते में भीड़ पूरे समूह का बोध हो रहा है, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है फूलों के गुच्छों, फूलों के गुच्छों से मनमोहक होता है, मन को लुभावने वाली मनमोहक खुशबू आती है। खुशबू आती है। इसमें गुच्छों से यानी फूलों के गुच्छों के बाद पूरी जाति का वर्णन किया गया है कि उससे जो है फूलों के गुच्छों से सुगंध आ रही है। नेक्स्ट देखिए एक और, मेरे परिवार में 6 सदस्य, मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। यानी परिवार, पूरे परिवार का, एक या 2 व्यक्ति का नहीं, परिवार के अंदर 6 के 6 पूरे के पूरे परिवार का बोध हो रहा है, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आप में रूढ़ हो जाते हैं। मीन्स क्या है? वो शब्द केवल
उन्हीं शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट में आया है भीड़। जैसे लोगों के लिए क्या होता है, लोगों के समूह के लिए हम भीड़ शब्द का प्रयोग करते हैं, गुच्छों शब्द का तो प्रयोग नहीं करेंगे हम। यानी यदि हम लोगों के लिए गुच्छे शब्द बोलेंगे वहां पर जहां पर लोग इकट्ठे हुए, नहीं, भीड़ शब्द। भीड़ शब्द क्या है, लोगों के लिए रूढ़ हो चुका है। इसलिए उसी प्रकार फूलों के लिए भीड़ शब्द नहीं, फूलों के लिए गुच्छों शब्द का यानी गुच्छा शब्द का जो प्रयोग है वो एक रूढ़ हो गया है। उसी प्रकार परिवार शब्द का यानी परिवार के अंदर जो भी मेंबर होते हैं उसको हम परिवार बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जत्था है पर्वतों के लिए, जैसे श्रृंखला शब्द है, यदि पर्वत हैं पर्वतों के लिए हम श्रृंखला शब्द जो है रूढ़ हो चुका है। बच्चों आशा करता हूं कि आपको संज्ञा के हमारे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, यानी हमने संज्ञा के दो भेद किए हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। इसके अंदर दो उपभेद किए हैं जातिवाचक के, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। उसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट रहेगा भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, हम जो है नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 में इसको जो है कंप्लीट करेंगे। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अच्छी प्रकार से जो है अपनी स्टडी करें। धन्यवाद, नमस्कार।